तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 12th के विद्यार्थी जो आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स में है, आप सभी का कोई ना कोई एक इंग्लिश जरूर होगा, या तो वो इंग्लिश कोर होगा या तो वो इंग्लिश इलेक्टिव होगा, लेकिन अभी तक आपके हाथ में मॉडल पेपर जो है वो नहीं है। तो आप इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे? मॉडल पेपर अभी तक नहीं आया है, क्या हमें मॉडल पेपर के इंतजार में इंग्लिश की तैयारी को रोक देनी चाहिए? क्या हमें कैसे समझें कि इंग्लिश की तैयारी कैसे किया जाए? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस बचे हुए समय में इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखिएगा कि स्टूडेंट का आ जाएगा मैथ में 98, फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, इसमें इतना, इस पे इतना, लेकिन इंग्लिश में सबका नॉर्मल रहता है 53, 48, 52, मैक्सिमम बहुत कोशिश करने के बाद 60 प्लस किसी का मार्क्स जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस बचे हुए समय में इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मॉडल पेपर ना होने के बावजूद आप इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं आप लोगों को और भी कई तरह के मार्गदर्शन दे सकूं, आप लोगों को उचित दिशा दिखा सकूं, आप लोगों की बराबर मदद कर सकूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। तो दोस्तों अभी जो मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताने वाला हूं, इसको आप सभी एक एक पॉइंट्स को, मेरी बातों को समझिएगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि अभी तक मॉडल पेपर आपके पास नहीं है, और यदि मॉडल पेपर आ जाता है तो क्या होगा ये बताइए मुझे। यदि मॉडल पेपर आ जाता है तो ये होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होगी कि ऑब्जेक्टिव कैसा पूछेगा। समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, क्वेश्चन आंसर कैसा आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसा आएगा, ये हमें क्या होगा समझ में आएगा मॉडल पेपर के आने के बाद। समझ में आ रहा है? तो यहां मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को करनी है। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट इधर पर मैंने लिखा, अंत तक देखना है। देखिए क्या लिखा है कि गैदर अनचेंज टॉपिक, मतलब अनचेंज टॉपिक को आपको क्या करना है, गैदर करना है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना। तो इंग्लिश जो है आप लोगों का 12th में, तो सबसे पहले आप लोगों को यह चीज अलग कर लेना है कि ऐसी चीजें जो मॉडल पेपर आने के बाद बदल जाएगा, और ऐसी चीजें जो मॉडल पेपर आने के बाद वही का वही रहेगा, तो वैसी चीजों को अभी आप अलग कर लीजिए। जैसे कि लेटर, रिपोर्ट लिखना, नोटिस लिखना, ये सब चीज क्या होगा 10 साल पहले भी वैसा ही आता था, और मॉडल पेपर आ जाएगा फिर भी वैसा ही आएगा कि नहीं, इस पे कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो किस पे होगा, क्वेश्चन आंसर में होगा, पोएट्री पे होगा, आपका स्टोरी पे होगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आंसर इस सब में बदला होगा, लेकिन आप लोगों का लेटर राइटिंग में या फिर ग्रामर सेक्शन में इस समय कोई बदलाव नहीं होगा, मॉडल पेपर आ जाए या कुछ भी आ जाए। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, यहां पर इंग्लिश को 2 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। एक ऐसा भाग जो मॉडल पेपर आने पर बदल जाएगा, और एक ऐसा भाग जो पहले भी वही था और अभी वही रहेगा। समझ में आ रहा? और अब आप लोगों को तैयारी करनी है, जो मैं आप लोगों को यहां बताऊंगा, इन सब बातों को फॉलो करके आपको प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले उस टॉपिक को छांटिए जो नहीं बदलेगा, और उस टॉपिक को छांटिए जो आपको लगता है कि मॉडल पेपर आने के बाद बदल जाएगा। समझ में आ गया? तो इस काम को हर विद्यार्थी कर लेगा कैसे? इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन हटा देगा, रिपोर्ट हटा देगा, नोटिस हटा देगा, या फिर पैराग्राफ लिखने आता है, ऐसे आता है, ये सबको हटा लेगा, क्योंकि वो सब तो वही ना आएगा, मॉडल पेपर में भी आएगा ही आएगा, और अभी भी है आपका पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो सब चीज बदलने का कोई उपाय नहीं है, वो बदलने का कोई चांस नहीं, वो नहीं बदलेगा। तो इन सब चीजों को क्या करना है, गैदर अनचेंज टॉपिक। इज दैट क्लियर? चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक पर कि हमें अब करना क्या है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। हमारा जो मेन टॉपिक क्या है, सबसे पहले यहां जो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं A to Z आपको देखना है, तभी आपके माइंड पे कुछ आएगा, और यदि आप इधर उधर छोड़ के चले जाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां तक देखिएगा आप लोग जरूर। सबसे पहला है कि DW फॉर मॉडल पेपर। DW का मतलब मैंने लिखा है कि डोंट वेट फॉर मॉडल पेपर। मॉडल पेपर के इंतजार में अपने समय को बर्बाद मत कीजिए कि इंग्लिश का मॉडल पेपर आ जाएगा तो हम मॉडल पेपर पढ़ेंगे और अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप क्या हो रहे हैं, मॉडल पेपर आएगा, आप
बाद में कह देगा कि मॉडल पेपर तो आ गया था, आप पढ़े नहीं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ आपके अलावे। आप यदि अभी नहीं पढ़ते हैं, मॉडल पेपर के इंतजार में अपनी पढ़ाई को, इंग्लिश को स्टॉप करके रखे हैं, तो बहुत पछताएंगे आप। तो क्या करना है कि डोंट वेट फॉर मॉडल पेपर, मॉडल पेपर का इंतजार नहीं करना है। अब मॉडल पेपर का इंतजार नहीं करना है तो क्या करना होगा, हमें बुक पढ़ना होगा। बुक को पढ़ेंगे कैसे भाई, नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बुक को पढ़ें कैसे? तो देखिए इसका भी उपाय है, पैटर्न फ्रॉम 10th। आप 10th का इंग्लिश देखिए, 10th का जो इंग्लिश है, मॉडल पेपर इंग्लिश का तो आया ना 10th का, तो आप 10th का इंग्लिश का देखिए पैटर्न कि उस पे इंग्लिश लैंग्वेज को कैसा रखा गया है, क्योंकि उसका पैटर्न सेम रहेगा, भले आप 10th में हो या 12th में हो, लैंग्वेज पेपर को उसी तरह से डिजाइन किया जाएगा जैसा 10th पे किया गया है और जैसा 12th पे होगा। बशर्ते क्या होगा कि यहां ऑब्जेक्टिव 40 ठो पूछेगा और यहां ऑब्जेक्टिव 30 ठो पूछेगा। तो आप लोगों को ओवरऑल ये आइडिया मिल जाएगा कि 10th में जिस प्रकार से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से हमें 12th में भी देखने को मिलेगा। तो करना क्या है कि 10th का जो मॉडल पेपर है इंग्लिश का, उसे आप देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। और देखना है, थोड़ा सा एनालाइज करना है कि मॉडल पेपर किस टाइप का सेट किया गया है। समझ में आ रहा है, मॉडल पेपर को किस तरह से सेट किया गया है, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन कहां कहां से पूछ रहा है, समझ में आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे पूछ रहा है, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जा रहा है। तो ये सब चीज ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मॉडल पेपर ऐसा सेट किया गया है 10th में, तो 12th में भी ऐसा ही लैंग्वेज पेपर को सेट किया जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां पर? तो क्या करना है कि पैटर्न फ्रॉम 10th, तो 10th का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है उससे आप थोड़ा सा सीखिए कि कैसे क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे चीज है ऑब्जेक्टिव फ्रॉम वेयर। अब ऑब्जेक्टिव कहां से आ रहा है, तो मैंने देखा 10th का मॉडल पेपर, आप भी देख लीजिएगा, उस पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को पूछा जा रहा है ग्रामर सेक्शन से या फिर पैसेज से। अब पैसेज भी 2 तरह का है, एक तो अनसीन पैसेज है और दूसरा किसी बुक का कोई टुकड़ा काट के दे रहा है, स्टोरी का यहां से यहां तक दे दिया और उससे कह रहा है कि आंसर दो। समझ में आ रहा? अब जैसे द टाइगर किंग विस्टस बुक में है, या फिर फ्लामिंगो का कोई चैप्टर ले लेते हैं, उससे दे देता है कुछ उठा करके और कहेगा कि इतना लाइन दे दिया, 10-15 लाइन का एक स्टोरी। समझ में आ रहा? जैसे टाइगर किंग विस्टस बुक में है आपका, तो उससे एक स्टोरी उठा लिया, बीच का कहीं से काट लेगा और उसी से 5 क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि यहां पर क्या था। तो वो क्यों दे रहा वैसा, वो इंडिकेट कर रहा है कि टाइगर किंग वाला जो स्टोरी है तुमको याद है कि नहीं है, उसी से हम ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। तो एक तो अनसीन पैसेज आएगा जिसको कोई नहीं देखा है, और एक तो सीन पैसेज आएगा, सीन पैसेज मतलब स्टोरी का एक पार्ट होगा, तो वहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, और एक तो ग्रामर सेक्शन से पूछा जा रहा है, स्टोरी से पूछा जा रहा है। जैसे 10th में मैंने देखा कि एन.ए. फ्रैंक वगैरह इससे आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो 12th में भी सेम पैटर्न होगा। तो क्या करना, ऑब्जेक्टिव फ्रॉम वेयर, ये आपको अंदाज लगाना है कि पैसेज को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा, पैसेज से ही ऑब्जेक्टिव हमें पकड़ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, नहीं आएगा। और 10th का मॉडल पेपर आप देख लीजिए, आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। समझ में आ रहा है? जब तक मॉडल पेपर नहीं आया है यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप खाली मत बैठो, कुछ तो करो, खाली मत बैठो। समझ में आ रहा है? जब मॉडल पेपर आ जाएगा तब जो करना है कर लेना, लेकिन जब तक मॉडल पेपर नहीं आया है थोड़ा सा उतार चढ़ाव करना ही पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है? खाली बैठने से आपका स्टडी जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा, लेकिन कुछ उलट फेर करते रहिएगा तो आपका स्टडी जो है उसी मुकाम तक रहेगा, गड़बड़ाएगा नहीं। और जब मॉडल पेपर आ जाएगा तो फिर तो एकदम रेस पकड़ लेगा, है ना। तो यहां क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव फ्रॉम वेयर, ये आपको अंदाज लगाना है कि ऑब्जेक्टिव कहां से आ रहा है, क्वेश्चन आंसर किस तरह से पूछा जा रहा है। अगला चीज है कि अंडरस्टैंड योर चैप्टर्स। मैंने देखा कि ऑब्जेक्टिव आप तभी सॉल्व कर पाइएगा जब आप अपने चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब समझते हैं। स्टोरी क्वेश्चन आंसर रटने से कोई फायदा नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आंसर रटने से कोई बेनिफिट नहीं है, आप नहीं कर पाइएगा। और जो भी स्टोरी है, जो भी कहानी है, उसको यदि 10 मिनट पढ़ के समझ लेते हो अच्छी तरह से, यदि नहीं समझ में आता है तो कोई यूट्यूब में वीडियो देख लो या कुछ भी कर लो, या फिर अपने सर से समझ लो, लेकिन उस स्टोरी को समझ लो। और उस स्टोरी को समझने से क्या होगा कि एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस स्टोरी से कहीं से भी पूछ दे रहा है। मैंने 10th वालों का देखा, उस पर क्या है कि कहीं से भी स्टोरी से बीच में से उठा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक दे रहा है पैसेज, ऊपर में उस पैसेज से ही फिल इन द ब्लैंक्स 10 ठो दे दिया, उस पैसेज से ही 3 ठो ऑब्जेक्टिव दे दिया। तो इस तरह से समझ जब तक होगी नहीं तब तक आप ऑब्जेक्टिव को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना क्या है कि आपका फ्लेमिंगो और आपका विस्टस
दोनों बुक को देखिए और दोनों बुक से आप यह अंदाज लगाइए कि कौन कौन सा मेरा चैप्टर नया सिलेबस में है। हर चैप्टर को आपको समझना है। यदि 10 चैप्टर है तो जाहिर है कि 6 चैप्टर आ रहा होगा, 4 चैप्टर नहीं आ रहा है। तो उन 6 चैप्टर का 6 चैप्टर आपको स्टोरी पता होना चाहिए, उस स्टोरी पे क्या है नहीं है। क्वेश्चन आंसर भले आपको ना मालूम हो, क्वेश्चन आंसर आप बना बना करके एग्जाम में लिख दीजिएगा, लेकिन उस स्टोरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग पे होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्या लिखा है कि पोएम, पोएट्स, ऑथर्स नेम, ये चीजें याद करनी है कि जितना भी आपका पोएम, पोएट है, ऑथर है या फिर राइटर है, सबका नाम और उससे संबंधित जो चैप्टर्स हैं ये आपके माइंड पे होनी चाहिए। समझ में आ गया? भले वो फ्लेमिंगो हो या विस्टस हो या इलेक्टिव का मुझे पता नहीं, जो भी बुक्स होती है आपको उसको कंफर्म करना है, लेकिन कौन सा, पूरा बुक नहीं, जो नया सिलेबस में जिस जिस चैप्टर को रखा गया है उस चैप्टर को आपको कवर कर लेना है। समझ में आ गया? चौथी बात क्या है, सॉरी पांचवी, कंप्लीट योर न्यू सिलेबस। आपका जो नया सिलेबस है, मॉडल पेपर में कुछ भी बदलाव होके आए इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? आपका जो नया सिलेबस है, जो 10 चैप्टर में से 6 चैप्टर या जो भी आ रहा है, अपने सिलेबस को आप कंप्लीट कीजिए, हर स्टोरी को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि उस स्टोरी में कहा क्या गया है, वह स्टोरी किसके बारे में है और उससे संबंधित क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। और देखिए कि बुक के लास्ट में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा आइडिया है कि क्वेश्चन बैंक आप खोल के देखिए कि जो चैप्टर मेरा नया सिलेबस में है उससे कैसा क्वेश्चन पूछा है, उसको लिख लिख करके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है? और मॉडल पेपर आएगा तो और अच्छी बात है, और जब तक मॉडल पेपर नहीं आता है तो हाथ पे हाथ धर के बैठने से अच्छा है कि आप मेरी इन बातों को फॉलो करें। अगला चीज क्या है कि राइटिंग प्रैक्टिस, अपना जो है राइटिंग को प्रैक्टिस कीजिए। यहां पर मैंने बता दिया कंप्लीट योर सिलेबस, और जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में देखते हैं कि, लेकिन क्वेश्चन बैंक में तो वो भी क्वेश्चन होगा जो इस बार नहीं आ रहा है, तो आपको उसको छोड़ देना। आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन इस बार आपका आ रहा है उसको लिख लिख करके प्रयास करना है, राइटिंग स्किल को अपनी इंप्रूव करना है, तब आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाइएगा। समझ में आ रहा है? तो जब तक मॉडल पेपर नहीं आ जाता है, मॉडल पेपर से आने से ओवरऑल आइडिया मिल जाता है, लेकिन अभी तक मॉडल पेपर आया नहीं है, तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स में एकदम डूबा हुआ है और इंग्लिश को एकदम छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा कि मॉडल पेपर यदि आ भी जाता है तो आप उस जगह डाउन हो जाइएगा। तो अभी क्या करना है, ऐसा नहीं कर देना कि मॉडल पेपर नहीं आया तो नहीं आया, कैसे पढ़ेंगे, किसी को दे देंगे कि मॉडल पेपर नहीं आया था तो कैसे पढ़ते हम, वैसा बाद में कोई सुनने वाला नहीं है। आपको करना क्या है, जो भी चीजें यहां मैंने बताई, सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए जो भी नए सिलेबस पे है, और यहां जो भी चीजें मैंने बताया आप लोगों को फॉलो कीजिए। 10th का मॉडल पेपर इंग्लिश को जाकर के देखिए कि कैसे क्वेश्चन को सेट किया गया है और अपने माइंड सेट को उस तरह से बनाइए। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में कुछ कहना है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बता दीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाकर के जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।